गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा स्टडी टॉपिक है म्यूटेशंस एंड जेनेटिक कोड। इसके बाद हम टीआरएनए के स्ट्रक्चर के बारे में भी पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। देखिए, आप सबको पता है कि जो जीन होता है, जो हमारा फंक्शनल पार्ट होता है डीएनए का, तो अगर जीन के अंदर जो बेस पेयर्स होते हैं बहुत सारे, अगर मान लीजिए कुछ बेस पेयर्स जो हैं वो डिलीट हो जाएं या कुछ इंजर्शन हो जाए, इंसर्ट हो जाए कुछ नए बेस पेयर्स, है ना। तो ऐसे में क्या होता है, ऐसे में आप देखते हैं कि जो फंक्शन होता है उस जीन का वो भी चेंज हो जाता है। और ऐसा क्यों होता है? बिकॉज जो अमीनो एसिड्स होते हैं, जो कोड हो रहे होते हैं, तो वो अमीनो एसिड्स का जो सीक्वेंस है वो बदल जाता है। एंड सो द फंक्शंस आर आल्सो चेंज बिकॉज प्रोटीन्स आर आल्सो चेंज्ड। तो क्लासिकल एग्जाम्पल अगर हम देखें म्यूटेशन का, तो वो पॉइंट म्यूटेशन है, जिसको हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। इसमें सिंगल बेस पेयर चेंज हुआ था और उसकी वजह से फिर क्या हुआ था, जो बीटा ग्लोबुलिन था, हमारा हीमोग्लोबिन की जो चेन होती है बीटा ग्लोबिन चेंज, वो ऑल्टर हो गई थी, उसकी क्वालिटी चेंज हो गई थी। हुआ ये था कि एक बेस पेयर के चेंज होने के कारण जो अमीनो एसिड है जिसका नाम है ग्लूटामेट, वो अब बदल करके वेलिन हो गया था। मतलब ग्लूटामेट अमीनो एसिड की जगह क्या आ जाता है? वेलिन। तो इस वजह से जो हमारा आरबीसी का स्ट्रक्चर है वो चेंज होता है, वो सिकल शेप्ड हो जाता है अंडर ऑक्सीजन टेंशन, और इस कंडीशन को बोलते हैं सिकल सेल एनीमिया। तो ये एक डिसीज्ड कंडीशन है जो कि पॉइंट म्यूटेशन की वजह से आई है। सो इफेक्ट ऑफ पॉइंट म्यूटेशंस दैट इंसर्ट और डिलीट ए बेस इन स्ट्रक्चरल जीन कैन बी बेस्ट अंडरस्टूड बाय दिस सिंपल एग्जाम्पल। अब ये एग्जाम्पल आप देखिए ज़रा। जैसे हमारे सामने कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं और ये वर्ड्स जो हैं हमने 3 लेटर्स वाले वर्ड लिए हैं। हमने 3 लेटर वाले वर्ड यहाँ पे इसलिए लिए हैं क्योंकि जो जेनेटिक कोड होता है उसमें ट्रिपलेट्स होती हैं, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था अबाउट द जेनेटिक कोड। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं राम हैज़ रेड कैप, ये हमारा स्टेटमेंट हो गया पूरा। अब अगर हम पॉइंट म्यूटेशन की तरह, अगर हम इसमें बीच में हैज़ और रेड के बीच में अगर हम बी लगा दें लेटर, तो क्या होगा? राम हैज़। अब क्योंकि जेनेटिक कोड का जो पूरा कैरेक्टरिस्टिक था उसमें ये होता है कि हम लाइन से लेटर्स को या कोडॉन्स को पढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप देखें राम हैज़ BREDCA, ये कॉम्बिनेशन हो गया बिकॉज बी आ गया है बीच में। तो हमारे जो ट्रिपलेट्स हैं वो भी चेंज हुए, यानी हमारे कोडॉन्स भी चेंज हो गए, है ना। तो ये हुआ है। अगर हम सिमिलरली BI को इंसर्ट करें, हैज़ और रेड के बीच में BI को इंसर्ट करें, तो क्या होगा? राम हैज़ BIREDCAP। तो देखो ज़रा, आप कंपेयर करो पिछले दोनों स्टेटमेंट्स को। बदलाव कहाँ से आ रहा है? बदलाव आ रहा है हैज़ के बाद। हैज़ और राम तो एक जैसा ही है, चेंज आ रहा है जहाँ से नया वर्ड इंसर्ट हुआ है, नया लेटर इंसर्ट हुआ है, वहाँ से आप चेंज देख रहे हैं, ठीक है ना। नाउ वी इंसर्ट 3 लेटर्स टुगेदर, जैसे कि BIG। अब BIG को हैज़ और रेड के बीच में लगाया तो क्या आया? राम हैज़ बिग रेड कैप। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि हमारा जो रेड कैप जो लिखा हुआ है यहाँ पर, ये नहीं बदला, ये दोबारा से हमें दिखाई दे रहा है ना। राम हैज़ तो पहले से था ही, हर स्टेटमेंट में था। रेड कैप गायब हो गया था इन दोनों में यहाँ पे, लेकिन अब रेड कैप दोबारा से दिखाई देने लगा है बिकॉज हमने क्या इंसर्ट किया है? हमने 3 लेटर्स का कोडॉन इंसर्ट कर दिया एक तरह से। अंडरस्टैंड? तो आपने देखा आगे जो फ्रेम है, रीडिंग फ्रेम है, वो बदला नहीं। जबकि अगर हम 2 लेटर्स या एक सिंगल लेटर, अगर हम जैसे यहाँ सिंगल लेटर डाला था यहाँ पे और यहाँ पे 2 लेटर डाले हैं, अगर 1 लेटर या 2 लेटर्स हम इंसर्ट करते हैं तो पूरा रीडिंग फ्रेम ऑल्टर होता है।
लेकिन अगर हम एक ट्रिपलेट इंसर्ट करते हैं तो रीडिंग फ्रेम इज नॉट ऑल्टर्ड। आगे केवल एक हमारा कोडॉन या एक हम ये कह दें वर्ड हमारा चेंज हुआ है बस, बाकी आगे का रीडिंग फ्रेम भी वैसा ही है जैसा पहले था। द सेम एक्सरसाइज कैन बी रिपीटेड by deleting the letters R, E, D one by one and rearranging the statements to make a triplet word। अब अगर हम एक एक करके पहले हम R हटाते हैं, जो हमारा ओरिजिनल स्टेटमेंट था वो क्या था, राम हैज रेड कैप। अब क्या हुआ, राम हैज रेड कैप में रेड में से हमने R हटा लिया है, तो हमारा ये आगे का रीडिंग फ्रेम ऐसा हो गया। अब हमने R और E हटा लिया है तो हमारा रीडिंग फ्रेम ये हो गया है। अब हमने रेड हटा लिया पूरा। जब हमने ट्रिपलेट हटाया है तो हम देखते हैं राम हैज कैप, तो मतलब आगे का रीडिंग फ्रेम जो है वो अभी सेम है, कैप वर्ड अभी है, केवल रेड हटा है। दिखा, ये आपको समझाने के लिए था। द कंक्लूजन फ्रॉम द इज वेरी ऑब्वियस। इंसर्शन और डिलीशन ऑफ वन और टू बेसिस changes the reading frame from the point of insertion और deletion। यहाँ पर आपने डिलीशन किए थे और इससे पहले हमने जो पढ़ा था उसमें क्या किया था हमने, यहाँ पर हो रहे थे इंसर्शंस। तो हमने देखा कि अगर हम एक लेटर या दो लेटर को डिलीट करते हैं या इंसर्ट करते हैं तो उससे जो रीडिंग फ्रेम है आगे का वो पूरा का पूरा चेंज होता है। However, such mutations are referred to as frame shift insertion और deletion mutations। तो ये फ्रेम पूरा का पूरा चेंज होने की वजह से इसको बोलते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। ठीक है, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। अगर फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन इंसर्शन की वजह से हुआ है तो उसको बोलेंगे फ्रेम शिफ्ट इंसर्शन म्यूटेशन। अगर वो डिलीशन की वजह से हुआ है तो उसको बोलेंगे फ्रेम शिफ्ट डिलीशन म्यूटेशन। ओके स्टूडेंट्स, अब देखते हैं आगे। द इंसर्शन और डिलीशन ऑफ थ्री और इट्स मल्टीपल बेसिस insert or delete in one or multiple codon, hence one or multiple amino acids, and the reading frame remains unaltered from the point onwards। तो ये जो सेकंड वाली एक्सरसाइज थी, लास्ट में जो हम एक्सरसाइज देखे थे, ये वाली राम हैज बिग रेड कैप है ना, और ये वाली लास्ट वाली राम हैज कैप, तो यहाँ पर रेड हटा था और यहाँ पर बिग इंसर्ट हुआ था पूरा का पूरा। तो उसका मतलब ये कि अगर ट्रिपलेट वर्ड आता है या कोडॉन्स के बारे में बात करें तो एक कोडॉन या दो कोडॉन्स हटते हैं तो रीडिंग फ्रेम पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, या एक या दो कोडॉन्स ऐड होते हैं तो रीडिंग फ्रेम जो आगे का है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, बस एक या दो अमीनो एसिड कम हो जाते हैं या एक या दो अमीनो एसिड बढ़ जाते हैं डिपेंडिंग अपॉन द इंसर्शन और डिलीशन। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है टीआरएनए। टीआरएनए इज नोन एज द एडाप्टर मॉलिक्यूल। तो फ्रॉम द वेरी बिगनिंग ऑफ द प्रपोजिशन ऑफ कोड, कोड मतलब जेनेटिक कोड, इट वॉज क्लियर टू फ्रांसिस क्रिक दैट देयर हैज टू बी अ मैकेनिज्म टू रीड द कोड एंड ऑल्सो टू लिंक इट टू द अमीनो एसिड्स। तो फ्रांसिस क्रिक जो थे उनको ये अंदाज़ा था कि जैसे जो हमारा जेनेटिक कोड होता है, जेनेटिक कोड गाइड करता है कौन सा अमीनो एसिड आएगा, ठीक है, प्रोटीन के अंदर, तो कोई ना कोई एक ऐसा मैकेनिज्म ज़रूर होगा कि कोड को रीड करना पॉसिबल हो, उसके लिए कोई ना कोई एक ऐसा बायोलॉजिकल सब्सटेंस होगा कोड रीड कर सकता होगा, ठीक है, और उस कोड को रीड करके अमीनो एसिड्स को आगे प्रोटीन सिंथेसिस में यूज करना हमें आ जाए। बिकॉज अमीनो एसिड्स हैव नो स्ट्रक्चरल स्पेशलिटीज टू रीड द कोड यूनिकली। अमीनो एसिड्स के पास ऐसी कोई स्ट्रक्चरल बात नहीं होती कि वो कोड को समझ ले। सो ही postulated the presence of an adapter molecule that would on one hand read the code and on the other hand would bind to specific amino acids। तो
उन्होंने कहा, क्रिक ने ये बताया कि ऐसा कोई एडाप्टर मॉलिक्यूल होगा कि जो एक तरफ से तो कोड को रीड करे और दूसरी तरफ से अमीनो एसिड्स जो कि स्पेसिफिक होंगे कोड के अकॉर्डिंग उसको लेकर के आए। तो पहले टीआरएनए को कहा जाता था सॉल्युबल आरएनए, ठीक है ना। जेनेटिक कोड को जब तक पोस्टुलेट किया गया था उससे पहले ही टीआरएनए को हम लोग ढूंढ चुके थे और टीआरएनए को हम बोलते थे सॉल्युबल आरएनए। However, its role as an adapter molecule was assigned much later. उसका जो एडाप्टर मॉलिक्यूल वाला रोल था ये बाद में असाइन किया गया है, बाद में खोजा गया है। अब टीआरएनए का स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे तो टीआरएनए में आपको मिलेगा एंटी कोडॉन लूप, जिसके जो बेसिस होते हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं कोड के। जैसे कि आपको एंटी कोडॉन लूप देखना है तो कहाँ पर है, देखिए दिस इज द एंटी कोडॉन लूप ऑफ टीआरएनए। ये हमारा टीआरएनए है पूरा का पूरा, क्लियर। इस टीआरएनए में नीचे हमको एंटी कोडॉन लूप दिख रहा है, यहाँ पर देखिए ये दिस AUG जो ये लिखा हुआ है नीचे, दिस इज द एंटी कोडॉन लूप। ऑल्सो इट हैज अमीनो एसिड एक्सेप्टर एंड, कौन से वाले एंड पर है, 3 प्राइम एंड पर है। यहाँ देखो, ये देखो 3 प्राइम एंड पर, यहाँ पर अमीनो एसिड लगा हुआ है सिराइन, यहाँ पर लगा है टायरोसिन। तो ये अमीनो एसिड कौन से एंड पर लगा हुआ है, 3 प्राइम एंड पर लगा हुआ है टीआरएनए के। तो टीआरएनए के दो एंड्स हैं, एक 5 प्राइम एंड है और एक 3 प्राइम एंड है। और आप देखें अमीनो एसिड 3 प्राइम एंड पर होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है आपके लिए। तो ज़रा अब हम ये एमआरएनए देख लेते हैं। ये एमआरएनए हमारे सामने है, डायरेक्शन 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ठीक है। तो उसका मतलब ये UAC जो है ये 5 प्राइम है और C जो है 3 प्राइम एंड पर है, इस तरह से। अब जो हमारा ऑपोजिट में देखेंगे टीआरएनए वो किस तरह से लगा हुआ है, देखिए आप इसको ऐसे, ये हमारा, ठीक है। तो हमारा मतलब 3 प्राइम एंड ये हो गया इसका और 5 प्राइम एंड यहाँ आ गया। तो अगर हमारे एमआरएनए पर कोडॉन है UAC फ्रॉम 5 प्राइम टू 3 प्राइम, अंडरस्टैंड, तो उसके ऑपोजिट जो एंटी कोडॉन है वो 3 प्राइम टू 5 प्राइम होगा AUG। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट समझना, ठीक है ना। A इज एट द 3 प्राइम एंड ऑफ द tRNA एंड G इज एट द 5 प्राइम एंड ऑफ द tRNA। तो ये स्ट्रक्चर है और इसकी स्ट्रक्चर की क्या महत्ता है या क्या इंपॉर्टेंस है वो आप समझ चुके हैं कि ये टीआरएनए जो है इसके पास एबिलिटी होती है, इसके पास एंटी कोडॉन लूप होता है और एंटी कोडॉन लूप जो होता है वो एमआरएनए पर प्रेजेंट कोडॉन का कॉम्प्लीमेंट्री होता है। तो मतलब वही टीआरएनए उस एमआरएनए के साथ अटैच हो पाएगा जो कॉम्प्लीमेंट्री एंटी कोडॉन रखता है, ठीक है। तो अब हर एक टीआरएनए स्पेसिफिक होता है कि वो कौन सा अमीनो एसिड कैरी कर सकता है। तो उसका मतलब ये हुआ कि हर कोडॉन को रीड करके अलग अलग टीआरएनए अलग अलग अमीनो एसिड्स को ला सकते हैं और यही प्रोटीन सिंथेसिस में लाने का काम होता है, यही इंपॉर्टेंट टास्क होता है। So tRNAs are specific for each amino acid. Next thing, for initiation, there is another specific tRNA that is referred to as initiator tRNA. तो अगर इनिशिएशन होना है प्रोटीन सिंथेसिस का तो एक जो tRNA इसको करता है उसका नाम होता है इनिशिएटर tRNA. There are no tRNAs for stop codons and that is another point that you have to remember. स्टॉप कोडॉन्स के लिए कोई टीआरएनए नहीं होता, इसीलिए जहां पर भी स्टॉप कोडॉन आ जाता है, सपोज यहाँ आगे चल के स्टॉप कोडॉन आ जाए UAA, है ना, ये स्टॉप कोडॉन है। अब ये स्टॉप कोडॉन आ गया तो स्टॉप कोडॉन के ऊपर आकर के कोई टीआरएनए यहाँ पर अटैच नहीं होगा, बिकॉज इस स्टॉप कोडॉन के लिए कोई टीआरएनए होता ही नहीं है। तो फिर कोई अमीनो एसिड भी आके नहीं जुड़ता है और वहीं पे प्रोटीन सिंथेसिस रुक जाती है। In figure 6.12, the secondary structure of tRNA has been depicted that shows or that looks like a clover leaf. तो यहाँ पर आप tRNA को देख रहे हो और ये क्लोवर लीफ जैसा दिखाई दे रहा है और इसीलिए इसको क्लोवर लीफ मॉडल भी कहा जाता है। tRNA का जो मॉडल है ये क्लोवर लीफ मॉडल के नाम से फेमस हुआ।
सो इसको भी अपनी बुक में आप ज़रूर इसको अच्छे से अंडरलाइन कर लेना, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है. In actual structure, the tRNA is a compact molecule which looks like inverted L. So that's it for today in this video. Thank you, students.